हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। टोटल इसके 3 लेक्चर ये इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा आपके सिलेबस में भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक एस्टिमेट के बारे में बताया था। एस्टिमेट क्या है, क्यों बनाते हैं, कैसे, कौन कौन से टाइप के होते हैं, है ना, और कुछ छोटी चीज़ों का रेट एनालिसिस का हमने डिस्कशन किया था और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज इसी में हम आगे पढ़ेंगे वैल्यूएशन के बारे में, उससे रिलेटेड टर्म्स और अदर एस्टिमेट से रिलेटेड बातें। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट वैल्यू की। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ है, जैसे कोई आप आइटम बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है या कंस्ट्रक्शन है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण के बाद और उसको अन्य किसी टाइम में, यानी मैन्युफैक्चरिंग के अलावा दूसरे किसी टाइम में जब उसको आप सेल करने जाते हैं, नीलाम करने जाते हैं, तो उस समय जो उस पर्टिकुलर चीज़ का जो आपको रेट मिलती है, कॉस्ट मिलती है, उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए मैंने मेरा घर बनाया सन 2007 के अंदर और आज 2020 में मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, तो आज की मेरी मार्केट वैल्यू उसकी क्या होगी? 2007 वाली नहीं होगी, 2020 वाली होगी। ठीक है ना, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बढ़ती रहती है, घटती रहती है। घटेंगी कब? जब उसमें किसी ना किसी प्रकार का कोई डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आता है बुक वैल्यू। कोई भी आइटम है, कोई प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन है, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो किसी अकाउंट बुक या खाते में लिखी गई है, उसकी बुक वैल्यू कहलाती है। इसमें डेप्रिसिएशन को भी काउंट किया जाता है। डेप्रिसिएशन यानी प्रतिवर्ष कोई भी आइटम के अंदर कमी या बढ़त, ज़्यादातर कमी होती है डेप्रिसिएशन का, कमी होना डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू प्रतिवर्ष घटती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसको समझने के लिए कि हम हर साल हमारी गाड़ी का, या कोई भी कार है, जो लोग कार चलाते हैं या बाइक भी चलाते हैं, उसमें भी करवाना चाहिए, उसमें हम करवाते हैं इंश्योरेंस। तो जब भी इंश्योरेंस होता है कार का हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसकी बुक वैल्यू में आपके जो इंश्योरेंस के कागज पे लिखी रहती है। उस बुक वैल्यू के अनुसार आपका जो उसके अंदर वैल्यू आपकी लिखी हुई है, उससे कुछ ना कुछ परसेंटेज घट जाती है या कुछ रेट उसकी घट जाती है। जरूरी नहीं है परसेंटेज के रूप में घटे, अन्य किसी फॉर्म में भी घट सकती है। यानी उसकी उस टाइम बुक वैल्यू क्या रह गई है ना, वो हर साल चेंज होती रहती है और उसके ऊपर आपका इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल से समझाने के लिए किया है कि मान लीजिए मैंने कोई गाड़ी 2018 में खरीदी और उसकी बुक वैल्यू उस समय 10 लाख रही हो और प्रतिवर्ष 10% का डेप्रिसिएशन हो, तो 2019 में उसकी वैल्यू 9 लाख रह गई हो और रह जाएगी, और 2020 में 8,10,000 रह जाएगी। तो ये एक उदाहरण के रूप में समझाया मैंने, होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है ऑब्सोलेंस वैल्यू। ऑब्सोलेंस शब्द जो है ऑब्सोलीट से ले लिया गया है। ऑब्सोलीट मतलब ऐसी चीज जिसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो मतलब ऐसी कोई आइटम या ऐसा कोई चीज जिसकी उपयोगी यूटिलिटी पीरियड खत्म हो गया है, मतलब अब वो कोई इस्तेमाल का नहीं रहा, वो एक करके कचरा है, तो उसकी जो वैल्यू है, यानी उसकी कोई डिमांड खत्म हो गई है, तो वो वैल्यू ऑब्सोलीट वैल्यू कहलाती है ना। तो किसी वस्तु, प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन की उपयोगिता खत्म होने के बाद या मार्केट में उसकी जरूरत खत्म होने के बाद, या तो वो ऑब्सोलीट हो जाए या हट जाए। ऑब्सोलीट यानी हट जाए ना, या खत्म हो जाना, वो ऑब्सोलेंस वैल्यू कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? किसी भी आइटम, प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन की वैल्यू में धीरे धीरे होने वाली कमी डेप्रिसिएशन कहलाती है। ठीक है, इसको
कई सारे तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले मेथड आता है इसका स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में माना जाता है कि हर वर्ष यानी हर साल कोई ना कोई अमाउंट की कमी होती है किसी भी आइटम के प्रोजेक्ट के, और वो कांस्टेंट होती है, यानी सेम अमाउंट की कमी हर ईयर देखने को मिलती है। और अंत में इस मेथड में सिर्फ स्क्रैप वैल्यू बचती है। स्क्रैप वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, यानी डिसमेंटल आइटम की जो वैल्यू बचती है उसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का छोटा सा फॉर्मूला है, D इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन। यहाँ पे D क्या है, हर वर्ष होने वाला डेप्रिसिएशन है। C क्या ओरिजिनल कॉस्ट जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट की थी। S क्या स्क्रैप वैल्यू, और N क्या यूटिलिटी पीरियड, यानी जितने टाइम वो काम में है चीज। तो वो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप डेप्रिसिएशन पर ईयर को निकाल सकते हैं। और n साल के बाद आपको बुक वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले में, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है C माइनस एन इंटू डी। आपको डेप्रिसिएशन पता चल गया, नंबर ऑफ यूटिलिटी पीरियड पता चल गया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा उन सालों का। उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे तो n वर्ष के बाद आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, इस मेथड में ये मान के चला जाता है कि कोई भी आइटम के जो मूल्य है उसके अंदर एक कांस्टेंट परसेंटेज के रूप में डिक्रीमेंट होता है या कमी आती है, ठीक है ना। तो इसका भी फॉर्मूला है D इक्वल्स टू 1 माइनस सी अपॉन एस अपॉन 1 अपॉन एन। ये क्या चीज़ है, ये फैक्टर्स मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिए थे। तीसरा है सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सिंकिंग फंड होता था कि कोई भी आइटम का कि यूटिलिटी पीरियड खत्म होने तक हर साल कुछ पूंजी जमा की जाती है, उसको सिंकिंग फंड कहते हैं। क्वालिटी सर्वे मेथड, कोई मटेरियल है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, यानी उसकी क्या गुणवत्ता रह गई और क्या कितनी वो मात्रा में है, उसके अनुसार आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेंट, ज़्यादातर ये ट्रेंड महानगरों बड़े शहरों में चलता है। आपकी प्रॉपर्टी की और लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो रेट है वो ये रेंट है डिसाइड किया जाता है, और उस रेंट के अनुसार भी आपका डेप्रिसिएशन डिसाइड किया जाता है। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉश और डेवलप हो गई हो, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन बाकियों की तुलना में ना के बराबर होगा, ठीक है ना। सिर्फ क्वालिटी कारण थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन हो सकता है, अदरवाइज उसमें किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट मेथड, अब आपने कंस्ट्रक्शन करवाया, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने अपना घर JNV कॉलोनी में 1986 में बनवाया था। तब ये जंगल था, आज ये काफ़ी डेवलप हो गया है, तो उसकी तुलना में आज मेरा वैल्यू घटी नहीं बढ़ गई है। तो यहाँ पे मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो नेगेटिव हो गया। बढ़ना यानी नेगेटिव होना, लेकिन यही है कि मेरे घर के सामने से एक ब्रिज निकल जाता या फ्लाईओवर आ जाता तो मेरी इसकी वैल्यू घट जाती, ठीक है। तो ध्यान रखने मेथड्स, इनके नाम याद रखने अपने को। नेक्स्ट आता है रेट एनालिसिस। देखिए कोई भी एस्टिमेट बनाते हैं तो एस्टिमेट में बिल्डिंग के अलावा बहुत से ऐसे आइटम्स होते हैं जिनकी रेट हमें पता होनी चाहिए। आइटम के अलावा कोई सर्विस हो उसकी भी रेट पता होनी चाहिए। तो रेट एनालिसिस वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रेट एनालिसिस करने के लिए शेड्यूल ऑफ रेट प्रिपेयर किया जाता है। ये क्या एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी आइटम, वस्तु, लेबर की जो प्रेजेंट प्राइस है, वर्तमान मूल्य है, वो लिखा हुआ होता है। ये हर वर्ष रिवाइज होती है। और हमारे सिविल इंजीनियरिंग के कार्य में जो PWD डिपार्टमेंट है, वहाँ से हर साल नए फाइनेंशियल ईयर में एक बुकलेट जारी होती है जिसको बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें हर चीज़ की वैल्यू लिखी भी होती है, सारे मटेरियल क्या रेट में मिलेंगे इंक्लूडिंग लेबर। इसमें मटेरियल की क्वांटिटी लिखी नहीं रहती है, ठीक है, बस बेसिक वैल्यूज लिखी रहती है कि जैसे सीमेंट का बैग है, इस साल पिछले साल इतना था तो इस साल ये रहेगा। मजदूर को पिछले साल ये दिहाड़ी थी तो इस साल इतनी देनी पड़ेगी। बिजली को कितनी देनी पड़ेगी, बिलाई को इतनी देनी पड़ेगी, अर्थ वर्क कितना होगा। ये सारी चीज़ें आपकी रेट्स है उसके अंदर हर साल रिवाइज होके मेंशन की जाती है। अब रेट एनालिसिस को कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कार्य का प्रकार, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, किस टाइप का कार्य कर रहे हो तो उसकी अलग अलग रेट होगी। अगर आप एक बहुत रिमोट एरिया में या निर्जन एरिया पे काम कर रहे हो तो रेट डेफिनेटली ज़्यादा होगी, और आप एक डेवलप्ड एरिया में काम कर रहे हो तो रेट डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होगी।
क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कितनी क्वांटिटी मटेरियल खर्च हो रहा है वो भी रेट पे डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल सबसे इम्पोर्टेंट, मार्केट में 100 तरह की चीज़ें मिलती है, लेकिन आप कौन सी क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं अपने काम में, उस पर ये डिपेंड करता है रेट आपकी कोई भी आइटम की। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अब आप कोई काम ऐसे एरिया में कराना चाहते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्केयर है, बहुत मुश्किल से हो रहा है, तो डेफिनेटली उसकी रेट बढ़ जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल मटेरियल लेबर, बहुत सा ऐसा मटेरियल और लेबर होता है जो हमें लोकली अवेलेबल होना चाहिए, तो ये हमारी रेट को अफेक्ट करता है। जैसे अगर मैं बीकानेर में रह के एक्सपेक्ट करूं कि मैं जैसलमेर के पत्थर से अपना घर बनवाऊंगा तो मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है, उसकी लेबर भी और उस मटेरियल की भी। ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो रेगुलर कॉस्ट में काउंट नहीं होती है, यानी कंस्ट्रक्शन में उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये अलग से कॉस्ट है। जैसे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन की साइट है, वहाँ पे सुपरवाइजर बिठाओगे, उसके लिए एक ऑफिस सेटअप करोगे, उस ऑफिस के अंदर एक पियोन होगा, एक आदमी होगा, तो उनका जो भी स्टाफ होगा, ऑफिस स्टाफ, उसका पेमेंट, टेलीफोन का, ट्रैवलिंग का, प्रिंटिंग, अगर आप कोई मशीन भाड़े पे ले रहे हो उसका बिल, ये सारी चीज़ें आपकी अदर चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस में आती है। लोकल इशू, जैसे भूमि अधिग्रहण करनी पड़ गई आपको, कोई लोकल इशू आ गया या पॉलिटिकल इशू आ गया, तो यहाँ पर इसकी चार्ज अलग होता है। इंश्योरेंस, हर प्रॉपर्टी की अलग तरीके से इंश्योरेंस होता है, सबकी वैल्यू अलग अलग होती है ना। तो रेट एनालिसिस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स है, इससे कभी ना कभी आपका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है, तो मैंने उनको समराइज करने की कोशिश की है। जैसे एक ट्रक है आपका नॉर्मल, उसमें 4000 ईंटें आती है, और एक ट्रक सामान्यतः 3 से 5 मीटर क्यूब मिट्टी को ढो सकता है, और ईंटों की जो पेमेंट होती है प्रति 1000 होती है, यानी 1000 ईंटों का आपको पेमेंट किया जाता है। अर्थवर्क है वो 100 मीटर क्यूब में किया जाता है, यानी आपको जो पेमेंट है प्रति 100 मीटर क्यूब के हिसाब से की जाएगी। लाइम क्विंटल के अकॉर्डिंग किया जाता है, एग्रीगेट पर मीटर क्यूब के हिसाब से किया जाता है, सीमेंट का जो पेमेंट है वो पर बैग के हिसाब से किया जाता है। लेबर की जो कॉस्ट है वो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट के 25% तक हो सकती है, यानी ध्यान रखना लेबर कॉस्ट 25% तक जा सकती है। और किसी कंस्ट्रक्शन के कुल मटेरियल में मोटार 15 से 25% हो सकता है ना। मोटार की मात्रा सीमेंट के लिए कम और लाइम के लिए ज़्यादा होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स और उनकी क्या क्वांटिटी जनरली हमारे एस्टिमेट में काम आती है कैलकुलेशन में, उसको मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है। जैसे आपको मड मोटार से फाउंडेशन बनानी है तो 1.5 मीटर क्यूब इस्तेमाल होता है मड मोटार। अगर आपको फाउंडेशन लाइम या सीमेंट मोटार से यूज़ करनी है तो 1.25 मीटर क्यूब यूज़ होता है। सुपर स्ट्रक्चर बनाना है ना, और लाइम तो 1 मीटर क्यूब के आसपास इस्तेमाल होता है। मड मोटर बनाना है तो 1.25 मीटर क्यूब होता है। डिस्टेम्पर आपको सिंगल कोट करना है तो उसमें 35 मीटर स्क्वायर डिस्टेम्पर इंक्लूड होगा। मैंने बताया था पेंट वर्क आपका मीटर स्क्वायर में होता है। वाइट वॉशिंग या कलर वॉशिंग 3 कोट में करानी है तो 70 से 200 मीटर स्क्वायर पे हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा पेंट करवा रहे हो आप। आरसीसी वर्क 2 मीटर स्क्वायर तक आपका जा सकता है। रीइंफोर्स ब्रिक वर्क 1 मीटर क्यूब, हाफ ब्रिक वॉल 5 मीटर स्क्वायर तक हो सकती है। लाइम कंक्रीट 6 मीटर क्यूब है ना। लाइम कंक्रीट फाउंडेशन और फ्लोर में तो 8.5 मीटर क्यूब, 12 mm सीमेंट प्लास्टर विद लाइम मोटर 8 मीटर स्क्वायर तक हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक वैल्यूज़ है, आप याद रख सके तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप ऑफ एस्टिमेट। शुरुआत में हमने सिर्फ इनके नाम पढ़े थे, आज इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका अप्रॉक्सीमेट या प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, इसको एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी कहते हैं। ये एस्टिमेट जब तैयार किया जाता है जब सिर्फ उसका एक खाका आपके माइंड में होता है, और ये एक प्रकार का रफ एस्टिमेट में इससे किसी प्रोजेक्ट की एक अनुमानित लागत मिलती है, उसका एक आइडिया लगता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट का, सबसे ज़्यादा चलने वाला एस्टिमेट है भारत में। और इस प्लिंथ एरिया में जो भी आपकी बिल्डिंग है उसकी विड्थ और लेंथ को इंक्लूड करके एस्टिमेट बनाया जाता है। इसमें किसी बिल्डिंग का फ्लोर बिल्टअप एरिया इंक्लूड होता है,
और इसमें बिल्डिंग के फ्लोर के अनुसार एक्सटर्नल डायमेंशंस को कैलकुलेट किया जाता है। इसमें सभी इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल के साथ गुमटी, बरसाती आदि एरिया को भी इंक्लूड किया जाता है। इसमें कोर्ट यार्ड, प्लेग्राउंड, बालकनी, पोर्च इत्यादि को सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिटेल्ड एस्टिमेट। ये साबित प्रकार के एस्टिमेट में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। उसमें पूरी बिल्डिंग की कंप्लीट कैलकुलेशन, मतलब उसमें पेंट से लेके फाउंडेशन तक जो भी आइटम लग रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका एक कंप्लीट कैलकुलेशन करके जो एस्टिमेट तैयार किया जाता है वो डिटेल एस्टिमेट कहलाता है। और इसमें रेट एनालिसिस को भी इंक्लूड किया जाता है, यानी करंट रेट क्या चल रही है उसके अनुसार आपका रेट एस्टिमेट के हिसाब से डिटेल एस्टिमेट को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रिवाइज एस्टिमेट। अगर आपके पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 5% या किसी वर्क का 10% या मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ जाए तो ऐसे कंडीशन में हमें एस्टिमेट को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, वापस से तैयार करना पड़ता है, तो उसको हम रिवाइज एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है, और ऐसा ज़्यादातर आपके कंस्ट्रक्शन या काम के पीरियड के लंबे होने पर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने काम शुरू करवाया जुलाई 2020 के अंदर, जैसे मेरा काम कंप्लीट होना था फरवरी 2021 में, लेकिन वो किसी कारणवश अगले साल 2021 जुलाई तक एक्सटेंड हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा मार्च अप्रैल के अंदर, और मार्च अप्रैल में नए फाइनेंशियल ईयर में नई BSR आ जाएगी, और नई BSR के अनुसार मेरी जो रेट्स है वो भी बढ़ जाएंगी। तो इन रेट्स के बढ़ने के कारण मेरा जो ओवरऑल जो मैंने एस्टिमेट प्रिपेयर किया था वो भी चेंज हो जाएगा, और मेरे को अपना एस्टिमेट वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, देखिए कई बार क्या होता है कि रनिंग वर्क के अंदर हमें कुछ चेंजेस करवाने पड़ जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ जाता है, या कोई चीज़ अधूरी रह जाए तो उसे तैयार किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक अलग से एस्टिमेट बनाया जाता है जो कि आपके मेन एस्टिमेट में बाद में ऐड हो जाता है। इस अलग से बने हुए एस्टिमेट को हम सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है, और इस सप्लीमेंट्री एस्टिमेट के रिस्पेक्ट में आपका जो है काम को करवा के और इस एस्टिमेट को आपके मेन एस्टिमेट के अंदर ऐड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ एस्टिमेट थे, इनके बारे में जो था आपको बता दिया मैंने। अब एक लेक्चर और है आपका एस्टिमेट का, तब आपकी जाके एस्टिमेट कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक वीडियो इसके न्यूमेरिकल्स पे, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी बना दूंगा मैं। तो 2 वीडियो में आपका एस्टिमेट सब्जेक्ट भी मेरे एंड से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोग पढ़ रहे होंगे। मैं कोई पारिवारिक समस्या बीमारियों के कारण रेगुलर अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, और जैसे ही सब कुछ ठीक होता है मैं रेगुलर आप लोगों के साथ जुड़ के आगे भी गाइडेंस करता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बस आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मैं रोहित व्यास साइनिंग ऑफ। थैंक यू।